Hello everyone, welcome to Political Education classes and welcome to NCERT Class 6 Social and Political Life Part 1 Complete Course। इस पूरे कोर्स में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और अब हम इस कोर्स की जनवरी के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं। आज हम चैप्टर 8 करेंगे, रूरल लाइवलीहुड, गांव में आजीविका को समझेंगे कि कैसे अपने जीवन यापन वो गांव में करते हैं, वहाँ कितने लोग हैं, कितने अमीर हैं या फिर सारे गरीब हैं। तो इस प्रकार से हम गांव की आजीविका को समझेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि गांव में जो रूरल लाइवलीहुड है उसमें क्या क्या वर्क होते हैं, क्योंकि वर्क से ही वो अपना जीवन को चलाते हैं। तो देखते हैं कि कितने प्रकार के काम गांव में होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर तो होता ही है, कृषि करना वहाँ का मेन काम है, परंतु उसके भी 3 फेज होते हैं। जैसे कि बिग लैंड ओनर, जिन वैसे ज़मींदार भी आप बोल सकते हैं उनको, जिनके पास बड़ी ज़मीन होती है और उसके वह मालिक होते हैं और उसी पर वह खेती करते हैं। सेकंड होता है स्मॉल प्लॉट ओनर, जिनके पास छोटी ज़मीन होती है और वे उसके मालिक होते हैं और उसी पर खेती करते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती, वह केवल एक मजदूर की तरह दूसरों की खेती करते हैं, ज़मीनों पर वर्क करते हैं एज अ फार्मर। ऐसा मैंने आपसे कहा कि गांव में 2 प्रकार के काम होते हैं। वहीं पर होता है नॉन एग्रीकल्चर वर्क, यानी जो कि कृषि से जुड़ा नहीं होता, जहाँ कृषि के अलावा भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि फिशिंग, मछली पकड़ने का काम। जब कोई गांव किसी नदी के या समुद्र के पास होता है तो वहाँ लोग अक्सर मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। वहीं होता है स्मॉल शॉप्स, लोकल मार्केट। भाई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई टेलर है, कोई नाई है, किसी की परचून की शॉप है, तो इस प्रकार से वहाँ पर अन्य वर्क भी होते हैं। मार्केट है तो लोकल मार्केट में भी अपनी शॉप्स भी होती हैं। गाँव में अनदर होता है सर्विस, यानी कोई सेवाएं भी चलाते हैं। जैसे कि कोई स्कूल चलाता है या स्कूल में कोई टीचर है, क्लिनिक है, उसमें डॉक्टर है, तो ऐसे वर्क भी होते हैं। कहीं बस चलती है तो बस चलाने वाले भी लोग होते हैं, जिनको ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसे अन्य कार्य भी जो कृषि के अलावा गांव में किए जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो एग्रीकल्चर में 100% में से 20 ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास बिग लैंड होगी, यानी जो कि बड़ी ज़मीन के मालिक भी होंगे, और 20 ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो स्मॉल लैंड के मालिक होंगे, जिनके पास छोटी ज़मीन होगी और वे उसी पर कृषि करते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो 80% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि लैंडलेस लेबर होंगे, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होगी, केवल एक मजदूर बनके वे दूसरों की ज़मीन पर वर्क करेंगे। चलिए इन प्रॉब्लम्स को, वे कितनी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इसको और अधिक डिटेल में जानने के लिए हम एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं। ये स्टोरी कालपट्टू गाँव की है, जो कि तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गाँव है। यह लोग कृषि के अलावा दूसरे कार्य भी करते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े, ईंट आदि बनाने का कार्य भी किया जाता है। और कुछ लोग नर्स, क्लिनिक, स्कूल, टीचर, धोबी, अन्य वर्क भी करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि गांव में कितने प्रकार के काम भी किए जाते हैं। और कुछ लोग शहर में जाकर भी मकान बनाते हैं, कोई लॉरी चलाता है, तो अन्य वर्क भी किए जाते हैं। जो विलेज है वह छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ पर धान की खेती होती है। मोस्टली फैमिली इसी में अपना जीवन यापन करती है। यहाँ आम, नारियल, कपास, गन्ना, केला आदि भी उगाए जाते हैं। यहाँ एक बिग लैंड ओनर है जिसका नाम है रामलिंगम, जिसकी विलेज में 20 एकड़ जमीन पर धान की खेती होती है। और यहाँ लैंडलेस लेबर के रूप में तुलसी नाम की एक वुमेन वर्क करती है और इसी जमीन पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है। ये लैंडलेस लेबर के पास साल के कुछ ही मौके होते हैं जब उन्हें नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। इसका भी एक बड़ा रीज़न है क्योंकि खेती भी मौसम के अनुसार की जाती है। क्रॉप जो सिस्टम होता है उसको हम अच्छी तरह समझने के लिए चलिए आज जानते हैं कि क्रॉप का जो साइकिल होता है वो कैसे चलता है। जानते हैं क्रॉप सिस्टम को। इसमें क्या होता है कि मई और जून में एक मजदूर खेत में धान की बीड़ा बनाने का कार्य करते हैं और जुलाई और अगस्त में रोपाई का कार्य करते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर में निराई का कार्य होता है और नवंबर और दिसंबर में कटाई की जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि 6 मंथ्स में उन वर्कर्स के पास काम होता है और बाकी 6 मंथ
उनके पास कोई काम नहीं होता है। ये मैं आपको एक लैंडलेस वर्कर की बारे में बता रही हूँ कि उनके पास 12 महीने में एक साल के 6 महीने काम होता है और बाकी 6 महीने उनके पास कोई काम नहीं होता है। उनके पास अपनी कोई ज़मीन भी नहीं होती, तो साल के बाकी मंथ्स खेतों में कीड़े की दवाई भी छिड़कने का कार्य करते हैं, नदी से बालू इकट्ठे का कार्य करते हैं और शहरों में मकान बनाने के लिए भी वर्कर्स काम करते हैं। तुलसी जैसे लैंडलेस लेबर के अपने बच्चे भी होते हैं, तो स्कूल व कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, तो रामलिंगम जैसे बिग लैंड ओनर से उनको उधार भी लेना पड़ जाता है, यानी कर्ज भी लेना पड़ जाता है। और उस कर्ज को चुकाने में ऑलमोस्ट इतना टाइम लग जाता है कि बहुत अधिक जो इंटरेस्ट रेट पर एक्चुअली उनको कर्ज दिया जाता है, जैसे 30%, 40%, 50%, तो वो जो पैसा जितना भी कमाते हैं इन 6 मंथ में, वो उसके इंटरेस्ट रेट पे ही चला जाता है, जो कि जो मेन उसका कर्ज होता है वो चुका ही नहीं पाते हैं। मजदूरी से जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं उससे अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से मोस्टली 40% खेतीहार मजदूर है, यानी लैंडलेस लेबर है। कई बार जब पूरे साल में उन्हें वर्क नहीं मिलता तो वह मजबूरन उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाकर काम करना पड़ता है। इस फेज में हमने जाना कि कैसे एक लैंडलेस लेबर और एक बिग लैंड ओनर अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एक स्मॉल लैंड ओनर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। हर जिनका अपना धान का खेत है, उनके पास एक स्मॉल लैंड है, यानी 2 एकड़ जमीन है, जिसमें सारा काम वह खुद ही करते हैं। लेकिन खेत की कटाई के समय उन्हें कई बार दूसरे लैंडलेस किसानों और मजदूरों की हेल्प भी लेनी पड़ती है। व्यापार से जो वो उधार लेते हैं, जैसे उधारी पे उनको बीज, खाद और अन्य कीटनाशक वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो किसी व्यापारी से उधार लेकर खरीद लेते हैं, जिसके रिटर्न में वह कम रेट पर धान उनको बेचना पड़ता है। जिससे शेखर ने उधार जो लिया वो धान बेचकर भी उसको कुछ जो भी थोड़ा बहुत बचता है वह उसी से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वो भी 1 साल के 8 मंथ तक ही चलता है, बल्कि और बाकी के महीने में उनको पैसे कमाने के लिए रामलिंगम जैसे बिग लैंड ओनर की चावल की मील की खेती में काम भी करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि इन लोगों को किस प्रकार से कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसी कौन सी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं जिस कारण से इन लोगों को कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ता है। जैसे कि शंकर किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए मनी कर्ज लेता है, ताकि साहूकार से जो बीज और खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए उसने कर्ज लिया है उसको चुका सके। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा भी लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तीसरा रीज़न ये होता है कि बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है, जिस कारण उन्हें कर्ज लेकर अपना जीवन यापन करना होता है। ऐसी सिचुएशन में किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं और कई बार अपने परिवार को एक वक्त का खाना देना भी मुश्किल हो जाता है और मजबूरी में मनी उनको कर्ज के तौर पर लेना भी पड़ता है। मोस्टली कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान नहीं चुका पाते हैं और कर्ज के तले के नीचे दबते जाते हैं। इंडिया में यह किसानों का फर्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम बनकर रह गया है, जिस कारण किसानों की आत्महत्या की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि भारत के खेतीहार मजदूर यानी लैंडलेस लेबर और फार्मर किसान के लाइफ के बारे में। कलपट्टू विलेज में तुलसी की तरह के लैंडलेस लेबर और शेखर की तरह के स्मॉल लैंड ओनर और समलिंगम जैसे बिग लैंड ओनर भारत में एवरी 5 गाँव में की फैमिली में से लगभग 2 फैमिली तो आपको ऐसी मिल ही जाएगी जो कि लैंडलेस लेबर की होगी। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कई के पास अपनी ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे सभी फैमिली अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर डिपेंड्स हो जाती हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में जाना और ग्रामीण एरिया में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मध्य भारत के कुछ विलेज में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का एक इम्पॉर्टेंट साधन है। जैसे वहाँ से शहद निकालने का, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना और इन्हें व्यापारियों को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर हेल्प उनकी हो जाती है। चलिए अब हम खेती के एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के बारे में जानते हैं। नागालैंड एक गांव जो कि चीमाजी में है और ये नागालैंड के फेक
जिले में है। गांव में रहने वाले लोग चकशेकसंग कम्युनिटी के हैं। वह सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, यानी पहाड़ी के ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट देते हैं और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में चेंज कर देते हैं। फिर वहीं एवरी स्पर्ट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे कि पानी, जैसे कि जो बारिश का पानी होता है, वो उनमें भर जाता है। और यहाँ चावल यानी पैडी की खेती सबसे अच्छा उदाहरण है और सबसे ज़्यादा उपज उसी की जाती है। इन गांव के लोगों के पास अपने खेत हैं और वो इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वह 6 से 8 लोगों का ग्रुप बनाकर कार्य करते हैं और पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ भी करते हैं। दिनों तक यह कार्य कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। अब हम थोड़ा समुद्री इलाकों के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बिग लैंड ओनर और स्मॉल लैंड ओनर और लैंडलेस लेबर के बारे में डीपली जाना, लेकिन अब हम थोड़ा और जान लेते हैं जो कि समुद्री तटीय इलाकों में किस प्रकार की आजीविका को चलाते हैं। यह एक स्टोरी पुदुपेट गांव की है। ये गांव कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर जीवन यापन चलाते हैं। कई बार समुद्र में आए तूफान भी उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। अरुणा और परिवेलन उनका पति है, जो कि इस कार्य को बखूबी निभाते हैं। वह बताती हैं कि जो मछली वह पकड़ी जाती है उसको एक तरफ तो वह अपनी फैमिली के लिए रखती हैं, बाकी बची हुई मछलियां भी नीलामी में की जाती हैं। उसका जो मनी मिलता है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी 3 पार्ट्स जो लोग मछली पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं उनको दिया जाता है। बचा 1 पार्ट जो कि बोट और जल वाले, जैसे कि हम मछली पकड़ते हैं तो उसमें जाल की भी ज़रूरत होती है, तो उन जाल जिससे हमने खरीदा या बोट हमने जिससे लिया है तो उसके पैसों में भी वो 1 पार्ट खर्च हो जाता है। और बैंक से अगर उधार लेकर, जैसे कि कोई इंजन खरीदा है उन्होंने, जो उनका कैटरा रेन में लगाया हुआ होता है, वे एक तरह की बोट की मशीन होती है जिसके थ्रू वह पानी में ईजिली कहीं भी दूर दूर तक जा सकते हैं समुद्र में, तो उसका यूज़ किया जाता है। तो उसके इंजन खरीदने के लिए जिस बैंक से उधार लिया होता है तो मछली बेचकर उसका उधार भी चुकाया जाता है। साल उनके सामने जो एक बड़ी समस्या बनती है वो ये है कि मॉनसून के टाइम मोस्टली 4 मंथ्स तक वह समुद्र में जाकर मछली नहीं पकड़ सकते। उसका बिग रीज़न ये है कि क्योंकि वो टाइम मछलियों के प्रजनन का होता है। अगर उस समय मछलियाँ पकड़ ली जाएं तो मछलियाँ जो हैं समुद्र से कम होती जाएंगी उनकी संख्या। तो इन मंथ्स में वह उधार लेकर अपना जीवन यापन करते हैं और खाली मंथ्स को काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कई बार सुनामी, तूफान आदि भी उनके लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन को समराइज कर देते हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका के विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ लोग खेतीबाड़ी काम करते हैं, परंतु फसल अच्छी हो ये भी उनके जो नेचर है हमारे उस पर निर्भर करता है और सीजन के अकॉर्डिंग फसलें उगाई जाती हैं। वहीं पर जो किसान होते हैं वो 2 तरह की क्रॉप यानी खेती करते हैं, जैसे कि एक होती है कैश क्रॉप और दूसरी होती है फूड क्रॉप। किसान जब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं तो उसे कैश क्रॉप कहते हैं, जैसे कि तंबाकू, कॉटन। इन क्रॉप्स का यूज़ हम खाने के लिए नहीं करते हैं और ये खरीफ क्रॉप द्वारा मॉनसून के मंथ्स में की जाती है, तो इनको बेचकर वह मनी कमाते हैं। और दूसरी तरफ होती है फूड क्रॉप्स, जैसे राबी की क्रॉप जिसमें गेहूं हमें मिलता है, वह फसल जो कि केवल लोगों के खाने के लिए उगाई जाती है, तो इसे फूड क्रॉप्स कहते हैं। तो पर गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली फैमिलीज को काम के लिए कर्जा लेना पड़ता है और कई बार जब काम नहीं होता तो भी वह कर्जा लेते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापारियों और अन्य लोगों से। मोस्टली छोटे किसानों, खेतीहार मजदूरों, मछली पकड़ने यानी फिशिंग की फैमिली और गांव में अन्य काम करने वाले लोगों को भी पूरे जो साल है उस समय अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। किसान जो लैंडलेस व स्मॉल प्लॉट्स के किसान हैं, उनको बीज, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए भी, मछलियां पकड़ने वालों को भी, जो फिशिंग करते हैं उनके को भी मछली के जाल, बोट्स आदि लेने के लिए सुनामी जैसे तूफान का सामना करने के समय भी, जो मॉनसून का टाइम होता है उस समय भी वह फिशिंग नहीं कर सकता है। तो वह, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिशिंग भी एक सीजनेबल बिजनेस है, तो सारी जो सिचुएशन है वो मनी की है
और जो मनी जो लेबर्स जो लैंड ओनर्स हैं उनसे उनको कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर वो किसी बैंक से कर्जा लेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनके पास, तो वो कैसे कर्जा लेंगे। तो उनको इसके लिए बड़े बड़े ज़मींदारों के पास, जो बिग लैंड ओनर हैं उनके पास जाना पड़ता है, जो कि उनको हाई रेट इंटरेस्ट पे उनको कर्जा देते हैं। फिर क्या होता है, जो साइकिल है जो उनका जो कर्जे का है वो चलता ही रहता है, क्योंकि वह अपनी खेती द्वारा इसको चुका ही नहीं पाते हैं और ये कर्जा बढ़ता ही रहता है। और इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो मजबूरी में आत्महत्या करते हैं। और आज भारत के प्रत्येक किसान की बिग प्रॉब्लम इसी वजह से है, और इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि इनको बाहर निकाला जाए उस सिचुएशन से, ताकि वह सफल हो पाए। लेकिन आज तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई है जो कि इस किसानों की समस्या को भारत से समाप्त कर पाए। वादे चुनाव के समय किसानों से किए जाते हैं, लेकिन जब उनको निभाने का टाइम आता है तो किसानों के पास उनका कोई भी हेल्पर या कोई भी मददगार नहीं होता है। होप सो कि भारत में ऐसी कोई गवर्नमेंट आए जो मजदूरों की इतनी बड़ी समस्या को समाप्त कर उनको खुशी दे सके और उनके जीवन यापन में उनकी मदद कर सके। NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 के ब्यूटीफुल जर्नी के हम एंड चैप्टर्स तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर 9 है, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और डिस्कशन करेंगे कि अर्बन लाइवहुड्स कैसा होता है। इस चैप्टर 8 में हमने जाना और समझा कि गांव में किस तरह के लोगों का जीवन यापन होता है, वे कैसे कैसे अपनी समस्याओं को फेस करते हैं और कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करके वह 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि शहर के जीवन की जीविका किस प्रकार से है, जो कि हम चैप्टर 9 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।